आज के लेक्चर में हम बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। हमारे पास अगर हिस्टोरिकली देखें तो एटम का जो मॉडल है हमारे पास वो डिफरेंट फेजेस से होता हुआ आज जो मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं वहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो हम थोड़ा सा पहले ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि किस तरह से एटॉमिक मॉडल जो है किसी भी सिंपलेस्ट पार्टिकल जिस तरह हाइड्रोजन है वो किस तरह से मॉडिफाई होते हुए चेंज होता रहा है और आज की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल के तौर पे लिया जाता था कि मतलब हर चीज़ जो है वो किस तरह से बनी है। तो अरिस्टोटल जैसे फ़िलासफ़र भी जो हैं वो पहले इस बात पे बिलीव रखते थे कि हमारे पास हर चीज़ वाटर, एयर और फायर से मिलके बनी है। उसके बाद हमारे पास एक डेमोक्रेटिक के नाम से एक साइंटिस्ट था, फ़िलासफ़र था, जिसका अरिस्टोटल के बाद आप नाम लिखेंगे। वो बेसिकली ये चीज़ बताता था कि हमारे पास हर चीज़ जो है वो एटमोस मतलब के एक ऐसे एलिमेंट से मिलके बनी है जो कि अनडिवाइडेबल है। ग्रीक में एटमोस का मतलब होता है अनडिवाइडेबल। लेकिन डेमोक्रेटिक का ये मानना था कि हर चीज़ उसी पार्टिकल से मिलके बनी है, मतलब सेम चीज़ से मिलके हर चीज़ बनी है। उसको थोड़ा सारा मॉडिफाई किया जॉन डाल्टन के अमेंडमेंट ने। जॉन डाल्टन ने हमें ये बताया फर्स्ट टाइम कि हमारे पास जो हर किस्म का जो मैटर है उसमें सेम तरह के एटम नहीं है, हर चीज़ एटम से ही मिलके बनी है। लेकिन वो जो एटम भी हैं, हर मटेरियल में जो एटम होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं। जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने हमें ये रिवील किया कि हमारे पास जो एटम हैं वो हर किस्म के जो मटेरियल हैं, जो मैटर हैं, उसमें डिफरेंट नेचर के होते हैं और डेफिनेटली दे आर अनडिवाइडेबल। लेकिन जे थॉमसन ने जब डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन तो हमें फ़र्स्ट टाइम ये पता चला कि हमारे पास जो एटम है इट कैन बी डिवाइडेबल। और उसके बाद जो लॉर्ड रदरफोर्ड ने हमारे पास एक एटॉमिक मॉडल दिया जो कि एक सोलर सिस्टम की तरह का एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, जिसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस है मतलब कि प्रोटॉन जो है वो सेंटर में और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूम रही है। और इसके एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हर एटम जो है वो कुछ अरसे के बाद अपनी सारी की सारी एनर्जी डेसिपेट करने के बाद वैनिश हो जाता है। जो कि हमारे पास अगेन रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो मॉडिफाई हुआ जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और उसने बताया कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ प्रोटॉन नहीं होता बल्कि न्यूट्रॉन भी होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और जब हमारे पास 20th सेंचुरी के स्टार्ट में क्वांटम थ्योरी आई तो नील बोहर ने हमारे पास कुछ क्वांटम कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके क्लासिकल के साथ साथ क्वांटम मेथड को यूज़ करके रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ अमेंडमेंट की जो कि आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो बोहर के बाद जो हमारे पास लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल जो हम फॉलो कर रहे हैं वे प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करता है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हम इसके पास्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके मॉडल के बुनियाद पे किस तरह से हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं और उनके एक्सप्रेशन जो हैं वो उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नील बोहर जो है, नील बोहर ने प्रेजेंट किया हिज एटॉमिक मॉडल इन 1913 विच पोस्टुलेट्स वर बेस्ड ऑन सेमी क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब कि कुछ उसमें क्लासिकल और कुछ क्वांटम थ्योरी के बेस पे जो कि तब की नई एक थ्योरी थी उसके भी कुछ कंसेप्ट को यूज़ करके एक कंबाइन एफर्ट थी क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स की। देयर वर थ्री मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। हमारे पास बोहर के एटॉमिक मॉडल के तीन मेन पोस्टुलेट्स हैं जिस पे इसका पूरा का पूरा एटॉमिक मॉडल जो है वो खड़ा है। पहला जो पोस्टुलेट है वो है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग द एनर्जी। तो हमारे पास जो पहला पोस्टुलेट है वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से मिलता जुलता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें चेंज ये है कि हमारे पास वो जो इलेक्ट्रॉन हैं जिन न्यूक्लियस में रिवॉल्व करते हैं उनकी जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, मतलब एक फ़िक्स एनर्जी है। और हर एक जो हमारे पास ऑर्बिट है
जिसका सेंटर से लेके जो फासला है इलेक्ट्रॉन का वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। मतलब R1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो R2 और R2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो R3 में मूव नहीं कर सकता विदाउट एमिटिंग और विदाउट अब्जॉर्बिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में है वो उन्हीं में मूव करते रहेंगे और इन ऑर्बिट को हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, कि विदाउट दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा सकता। सो ये हमारे पास पहला इसका पोस्टुलेट है। और दूसरा जो पोस्टुलेट है वो है ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये जो अभी हमने ऑर्बिट्स की बात की है जो कि फिक्स एनर्जी वाले होते हैं। सो ये वही के वही सिर्फ ऑर्बिट्स हो सकते हैं विच आर ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व which orbital angular momentum is the integral multiple of h/2 pi, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्बिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई के। जिस तरह हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, जुपिटर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मार्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सन के इर्द गिर्द, सेम उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन फिक्स एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करता है। और ये जो एनर्जी लेवल हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, ये सिर्फ वो हो सकते हैं जो कि कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है। सो h/2 पाई वाला हो सकता है। अगर h की जगह n की जगह 2 आ जाएगा तो h/पाई होगा, या 3h/2 पाई होगा, इसी तरह 4h/2 पाई होगा। इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ में कोई भी ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ये हमारे सेकंड पोस्टुलेट का मतलब था। सो वेयर n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 होल नंबर होते हैं। सो हमारे पास जो पहला ऑर्बिट है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई है। दूसरा जो है वो 2h/2 पाई, मतलब h/पाई हो जाएगा, इस तरह अप टू सो ऑन, इस तरह के ऑर्बिट जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो तीसरा पोस्टुलेट है वो है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वो दोनों केसेस में एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद जाएगा, और वो जो एनर्जी होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज़ करके नीचे आएगा, और वो अगेन एनर्जी कितनी रिलीज़ करेगा, जितना उन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होगा। सो E विल बी इक्वल टू HF, जो कि डेल्टा E होगी, मतलब कि दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सकेगा।